नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे और आज उसका अंतिम भाग है जिसमें हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन पहले मनोवैज्ञानिक दूसरे थे और इस बार मनोवैज्ञानिक एटकिंसन है, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये कक्षा हमारी अंतिम कक्षा रहेगी अभिप्रेरणा की। इसके बाद हम अन्य कक्षाओं में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। सर्वप्रथम एटकिंसन के सिद्धांत को विषय में देखते हैं, क्या बताया है इन्होंने। एटकिंसन का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत मानव व्यवहार के दो विरोधी प्रेरक शक्तियों, सफलता की आशा और असफलता के डर पर आधारित है। ठीक है, एटकिंसन का जो अचीवमेंट्स थ्योरी है, ठीक है, अचीवमेंट्स मोटिवेशनल थ्योरी है, वो मानव व्यवहार के दो विरोधी प्रेरकों पर क्या है, आधारित है। ठीक है, कौन से दो विरोधी प्रेरक हैं मानव व्यवहार के? एक है सफलता की आशा, ठीक है, और दूसरा असफलता का डर। इन दो मानव व्यवहार की विरोधी प्रेरक शक्तियों पर आधारित है हमारा इनका एटकिंसन का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि कैसे ये ताकतें किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं या उसे टालती हैं। जिसमें सफलता की आशा होगी तो यह सिद्धांत क्या बताएगा कि ये जो ताकत है अर्थात सफलता की आशा है, वो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित करती है। अगर उसमें असफलता का डर होगा तो ये बताने की हम ये स्पष्ट करता है कि वो कैसे उस कार्य को टालते हैं कि वो उससे असफल ना हो जाए। जब उन्हें असफलता का डर होता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, अपने कार्य को टालने लग जाते हैं। ठीक है, जब सफलता की आशा होगी तो कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन जब असफलता का डर होगा तब क्या करेंगे, कार्य को टालेंगे। साथ ही यह भी प्रभावित करती हैं कि वे चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ठीक है, और जो ये दो प्रेरक शक्तियां हैं मानव की, दो विरोधी प्रेरक शक्तियां, सफलता की आशा और असफलता का डर, वो ये भी प्रभावित करती हैं, प्रभावित अर्थात निर्धारित करती हैं कि वे चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। अर्थात जो चुनौतियां उनके जीवन में आने वाली हैं या चल रही हैं, उन चुनौतियों से वे कैसे निपटते हैं, ये भी निर्धारित कौन करती हैं, मानव व्यवहार की दो विरोधी प्रेरक शक्ति, सफलता की आशा और असफलता का डर। ठीक है, सिद्धांत सफलता की संभावना को मापने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसने सफलता की संभावना को मापने के लिए गणितीय मॉडल का प्रयोग किया हुआ है, जो व्यक्ति की प्रेरणा के प्रकार के आधार पर कार्य की कठिनाई के स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, जो गणितीय मॉडल ये उपयोग करते हैं वो क्या करता है, व्यक्ति की प्रेरणा के प्रकार के आधार पर अर्थात मोटिवेशन के टाइप्स के आधार पर क्या करेगा, कार्य कार्य की कठिनाई के स्तर को निर्धारित करता है। अर्थात कार्य की जो कठिनाई होगी उस कठिनाई के स्तर को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, क्या है एटकिंसन का सिद्धांत, मानव व्यवहार के विषय में ही है कि मानव व्यवहार दो विरोधी शक्तियों से, प्रेरक शक्तियों से प्रेरित होता है, जिसमें एक सफलता की आशा होती है और दूसरा असफलता का डर होता है। वहीं जब हम मैक्लीलैंड महोदय का अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी देख रहे थे, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत देख रहे थे, उन्होंने क्या करा था, हमारे अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि दो विरोधी प्रेरक शक्तियां हैं जो मानव व्यवहार को पूरी तरीके से क्या करती हैं, प्रभावित और प्रेरित करती रहती हैं, जो उन्हें काम करने के लिए या उनके काम को टालने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। अब प्रमुख घटक देखते हैं, इनके सिद्धांत के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं। दो उन्होंने प्रमुख घटक बताए, सफलता की आशा और असफलता का डर, उनके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, सफलता की आशा, टीएस। ठीक है, आगे देखो क्या है, यह बल व्यक्तियों को ऐसे कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है जहां सफलता वांछनीय और प्राप्य दोनों मानी जाती है। सफलता की आशा से प्रेरित लोग प्रायः प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या बताया, ये जो बल है अर्थात सफलता की आशा है, वो व्यक्तियों को ऐसे कार्य में संलग्न करती है, ऐसे कार्यों में लगा संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है, ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जहाँ सफलता वांछनीय और प्राप्य दोनों मानी जाती है। जहाँ पर सफलता को एक तो वांछनीय माना जाएगा, वांछनीय अर्थात जैसा हमने चाहा है वैसा, और प्राप्य अर्थात जैसा हमें प्राप्त हुआ है या आगे होगा वो मानी जाती है। ऐसे कार्यों में संलग्न करती है सफलता की आशा। ठीक है, सफलता की आशा से प्रेरित लोग प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित अर्थात प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या प्रदर्शित होता है, अभी वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पे कि ये जो बल है अर्थात
सफलता की आशा शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्यों में संलग्न करती है जहाँ पर उनकी जो सफलता होती है वो वांछनीय होती है। वांछनीय होने के साथ-साथ कैसी होती है प्राप्य होती है, ठीक है? आशा की सफलता क्या सफलता की आशा क्या करती है? लोगों को प्रायः प्रदर्शित करती है। उनकी प्रेरित लोगों को क्या करती है? प्रायः प्रदर्शित करती रहती है, ठीक है? मध्यम कठिनाई वाले क्या करते हैं कार्यों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे उपलब्धि से की सबसे बड़ी भावना प्रदान करते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं उपलब्धि की सबसे बड़ी भावना को प्रदान करते हैं इसलिए मध्यम कठिनाई वाले कार्यों को प्राथमिकता देते हैं अर्थात जिन्हें मध्यम कठिनाई होती है कार्य करने में ऐसे जो व्यक्ति हैं अर्थात अब किसी संगठन के विषय में लो वहाँ के कोई कर्मचारी हैं जिन्हें मध्यम स्तर की कठिनाई होती है तो कार्यों को प्राथमिकता देते हैं ठीक है क्योंकि वे उपलब्धि की सबसे बड़ी भावना प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो उपलब्धि की अचीवमेंट की अपनी सबसे बड़ी भावना प्रदान कर रहे हैं ठीक है लक्ष्य निर्धारित करने और उनके प्रति लगन से काम करने पर ध्यान केंद्रित करना और क्या प्रदर्शित करती है हमारी सफलता की आशा लक्ष्य निर्धारित करने और उनके प्रति पूरे मन से लगन से काम करने पर ध्यान केंद्रित करती है अर्थात एक मानो कर्मचारी है अगर उन्हें सफलता की आशा है कि हम कार्य करेंगे तो उसमें उनका मन लगा रहेगा अपने लक्ष्य की ओर या मानो ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित करा हुआ है तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ठीक है जब उन्हें सफलता की आशा होगी तो अपना लक्ष्य अच्छा निर्धारित करेंगे और लक्ष्य अच्छा निर्धारित करके उसमें उसके प्रति लगन से कार्य करेंगे मन से काम करेंगे और अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे ठीक है उपलब्धि से जुड़ी सकारात्मक भावनाएं जैसे गर्व और संतुष्टि और क्या असफलता की आशा क्या प्रदर्शित करती है उपलब्धि से जुड़ी सकारात्मक भावनाएं ठीक है पॉजिटिव इमोशंस और गर्व और संतुष्टि क्या बताया जो उपलब्धि से जुड़ी हुई हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं अर्थात पॉजिटिव वो है हमारे इमोशंस हैं जैसे हमें गर्व होना और क्या होना हमें आत्मसंतुष्टि होना सेटिस्फेक्शन होना ये सारी चीजें हमारी सफलता की आशा ही प्रदर्शित करती है मानो एक व्यक्ति को सफलता की आशा है तो सकारात्मक प्रेरित होगा, उसके अंदर सकारात्मक भावनाएँ आएँगी और वो अपने आप पर गर्व महसूस करेगा, अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, ठीक है? आगे देखो आगे क्या है उदाहरण के लिए गणित की परीक्षा की तैयारी कर रहा एक छात्र चुनौतीपूर्ण लेकिन हल करने योग्य समस्याओं का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करता है इस विश्वास से प्रेरित होकर कि इन समस्याओं में निपुणता प्राप्त करने से उच्च प्रदर्शन होगा और शिक्षकों और साथियों से मान्यता मिलेगी ठीक है उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं गणित की परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक छात्र क्या करता है चुनौतीपूर्ण कार्य तो चुनौतीपूर्ण लेता है लेकिन कैसा है हल करने योग्य समस्याओं का अभ्यास पर क्या करता है ध्यान केंद्रित करता है ठीक है लिए कैसे प्रश्न हैं चुनौतीपूर्ण लिए हैं लेकिन हल करने योग्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है ठीक है इसी विश्वास से किस विश्वास से प्रेरित होकर के कि इन सब समस्याओं में निपुणता अगर प्राप्त कर लूंगा इन समस्याओं में निपुणता प्राप्त करने से उच्च प्रदर्शन होगा उच्च प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन होगा शिक्षकों और साथियों से मान्यता मिलेगी अर्थात शिक्षकों के और साथियों के बीच में मेरी वाह-वाह होगी, मेरी तारीफ़ें होंगी, मेरी प्रशंसा होंगी, ठीक है? क्या एक उदाहरण के लिए बताया कि एक गणित का छात्र है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या करता है, गणित के चुनौतीपूर्ण सवाल तो लेता है, लेकिन हल करने योग्य भी होते हैं। चुनौती इतना नहीं है एकदम ये नहीं है कि सामान्य से प्रश्न है, सरल से प्रश्न है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हल करने योग्य हैं, हल हल किए जा सकते हैं। और उन समस्याओं का बार-बार अभ्यास करता है, उन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, बार-बार उनका अभ्यास करता है, केवल इसी विश्वास से कि यदि वो इन समस्याओं में क्या कर लेगा, निपुणता प्राप्त कर लेगा, इन समस्याओं को पार कर लेगा, तो उच्च प्रदर्शन होगा, अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा परीक्षा में और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करा फर्स्ट स्थान पर आया, प्रथम स्थान पर आता है, तो शिक्षकों के बीच साथ और जो उनके साथी हैं, उनके साथ उसकी क्या होगी, प्रशंसा होगी, उसे मान्यता मिलेगी। ठीक है? अब उदाहरण के लिए देखो, एक छात्र जानता है कि उसके पास वाद-विवाद प्रतियोगिता मानता है कि उसके पास वाद-विवाद प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त करने का उचित मौका है और इससे मिलने वाली जो मान्यता वह महत्व देता है उसके भाग लेने की संभावना अधिक होती है ठीक है अर्थात क्या बताया एक छात्र है और वो मानता है कि उसके पास वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त करने का उचित मौका है तो ये क्या कहलाएगा पीएस कहलाएगा ये पीएस आईएएस क्या है अभी आगे हम गणितीय सूत्र देखेंगे तो वहां पर ध्यान से देखेंगे ठीक है तो एक छात्र है
जिसके पास एक अच्छा मौका है वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त करने का, और इससे मिलने वाली जो मान्यता आईएएस को महत्व देता है, उसके भाग लेने की संभावना अधिक होती है। अर्थात एक छात्र है जो प्रतियोगिता में भाग लेने का उसके पास अच्छा मौका है, अच्छे अंक प्राप्त करने का अच्छा मौका है, और उससे मिलने वाली जो उसे मान्यता है उसको महत्व देता है। उसके भाग लेने की क्या बन जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। जब वो अंदर से मोटिवेट है कि वो भाग ले सकता है प्रतियोगिता में, उसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं, और अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेगा तो अच्छी मान्यता मिलेगी, ठीक है? मान्यता को महत्व देता है, इससे वो आंतरिक प्रेरित होता है। तो इससे उसकी भाग लेने की संभावना क्या हो जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी, ठीक है? अब दूसरा था असफलता का डर, ये तो था सफलता। जब व्यक्ति के अंदर सफलता की भावना होती है, अंदर से वो प्रेरित होता है सफलता प्राप्त करने के लिए, तो वो निम्न क्रियाएँ करता है, ठीक है? अब अगला देखो असफलता का डर, जब व्यक्ति को असफलता का डर होता है, यह बल व्यक्तियों को ऐसे कार्यों में संलग्न होने से हतोत्साहित करता है, जहाँ असफलता की संभावना अधिक होती है, या जहाँ असफलता की भावनात्मक कीमत जैसे शर्मिंदगी अधिक होती है। क्या बताया कि ये जो शक्ति है असफलता का डर, या जो बल है असफलता का डर, वो क्या करता है, व्यक्तियों को ऐसे कार्यों की ओर लगाता है, ठीक है? ऐसे कार्यों की ओर लगाता होने से हतोत्साहित करता है, ठीक? ऐसे कार्यों में संलग्न होने से हतोत्साहित करता है, अर्थात ऐसे कार्यों में लगाता है जहाँ असफलता की भावना अधिक होती है, असफलता की भावना ज़्यादा होती है, या असफलता की भावनात्मक कीमत अधिक होती है, अर्थात जहाँ हमारे इमोशंस को, हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, ऐसे कार्यों में संलग्न होने से हतोत्साहित करता है, रोकता है, ठीक है? जैसे हो सकता है कि जब असफलता का डर है तो हमारी शर्मिंदगी होगी। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि हम लोगों के सामने हमारी मज़ाक बनेगी, इस प्रकार शर्म के कारण भी बच्चा काम नहीं करता, या कोई कर्मचारी आगे बढ़ कर के काम नहीं कर पाता है। तो असफलता का डर है उसके अंदर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर फेल हो गया अपने कार्य में तो लोगों के बीच में मेरा मज़ाक बनेगा, ठीक है? तो इस प्रकार का क्या है, जो असफलता का डर है व्यक्तियों को ऐसे कार्यों में, जो सफलता दिलाने वाले कार्य भी हैं, उन कार्यों में जब जब उसके अंदर असफलता का डर होता है, तो संलग्न होने से हतोत्साहित करता है, रोकता है, ठीक है? असफलता से बचने वाले व्यक्तियों की विशेषता इस प्रकार है। अब असफलता से बचने वाले व्यक्तियों की विशेषता देखते हैं क्या-क्या हो सकती है, ठीक है? असफलता का डर क्या है? वो ऐसे कार्यों में संलग्न होने से क्या करेगा? हतोत्साहित करेगा, रोकेगा। जहाँ क्या है असफलता की संभावना अधिक होती है। जिनके अंदर सफलता की संभावना है, सफलता की आशा है, वो तो इन कार्यों को स्वीकार करेंगे, ठीक है? जहाँ असफलता की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो आंतरिक मोटिवेट हैं। लेकिन ये आंतरिक अभिप्रेरित नहीं है, ठीक है? आगे देखिए क्या है, इनकी विशेषताएँ देखते हैं। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति होती है, या तो बहुत आसान या संभव रूप से कठिन कार्यों को चुन चुनना विफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने के लिए, ठीक है? क्या है, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, जिनके अंदर असफलता का डर होता है, या तो बहुत आसान या संभव रूप से कठिन कार्यों को चुनते हैं, ठीक है? या तो बहुत आसान या फिर असंभव रूप से कठिन कार्यों को चुनते हैं, अर्थात या तो बहुत आसान कार्यों को चुन लेंगे, या फिर असंभव रूप से कठिन कार्यों को चुनेंगे, जो उनके बस में संभव है ही नहीं, या वो चाहते ही नहीं थे, उन कार्यों को उन्हें चुनना पड़ जाता है, ठीक है? जो क्या है, व्यक्तिगत विफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने के लिए क्या करते हैं वो, विफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही से, अर्थात अपनी पर्सनल किसी को जवाबदेही, अपने बॉस को जवाबदेही पर्सनल ना देनी पड़े, इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, आसान कार्यों को और असंभव रूप से कठिन कार्यों को चुनते हैं, ताकि वो स्वयं खुद जा कर के अपनी जवाबदेही ना दें, दूसरे जा कर के जवाबदेही दे कर के आएँ। जैसे उनका मैनेजर हो सकता है, या उनका कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है? तो उनके अंदर है कि हम असफल हो जाएँगे तो हमें अपने बॉस से सुनना पड़ेगा, उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी। केवल और केवल जवाबदेही से बचने के लिए वो जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं अपने अंदर, ठीक है? जोखिम अर्थात संघर्षों से, कठिनाइयों से बचने की, या फिर बहुत आसान कार्यों का चयन कर लेते हैं। आगे अनिश्चित परिणामों वाली स्थिति में चिंता और टाम टालम-टोल, ठीक है? अनिश्चित परिणामों वाली, जहाँ निश्चित परिणाम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो चिंतित रहते हैं, चिंता और टालम-टोल रहता है, अर्थात कार्यों को टालते हैं। जब कार्य वो करते हैं और असफलता का डर उनके अंदर रहता है कि क्या परिणाम आएगा, पास होऊँगा, फेल होऊँगा, इस प्रकार के अनिश्चित परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में वो चिंताग्रस्त होते हैं और कार्यों को टालने लग जाते हैं, जिनके अंदर असफलता का डर होता है, ठीक है? 1 सेकंड। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आलोचना और नकारात्मक
मूल्यांकन से बचने पर ध्यान केंद्रित होता है, अर्थात जिनके अंदर असफलता का डर है वो क्या करेंगे, अपनी आलोचना से बचेंगे। आलोचना अर्थात अपनी कमियां, अगर उन्हें कोई बताएगा कि तुम्हारे काम में यहाँ पे कमी रह गई तो वो उससे बचना चाहते हैं। और नकारात्मक मूल्यांकन से, नेगेटिव असेसमेंट से भी बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका नकारात्मक मूल्यांकन हो। जिनके अंदर असफलता का डर है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी आलोचना हो, उनका नकारात्मक मूल्यांकन हो, नेगेटिव असेसमेंट किया जाए और उनके बारे में लोग गलत धारणाएँ बनाएँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए लो, जो छात्र असफलता से डरता है वह स्पेलिंग की प्रतियोगिता में भाग लेने से बच सकता है, भले ही उसके पास कौशल हो, क्योंकि उसे अपने सहपाठियों के सामने गलती करने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए एक छात्र का उदाहरण लो जो असफलता से डरता है, ठीक है? ऐसा छात्र जो असफलता से डरता है, वह क्या करता है, स्पेलिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। भाग लेने से बच सकता है। क्यों बच सकता है? भले ही उसके पास कौशल हैं, उसके पास स्किल्स हैं, कौशल हैं कि वो प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लेकिन असफलता के डर से वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने से बच सकता है, क्योंकि उसे अपने सहपाठियों के सामने गलती करने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। क्यों बच रहा है वो भाग लेने से? क्योंकि उसे अपने सहपाठियों के साथ, जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं, उनके साथ बैठ कर के या उनके सामने जो गलतियाँ वो करेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है डर के कारण, तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसी कारण वो कौशल होते हुए भी, स्किल्स होते हुए भी उसके अंदर प्रतियोगिता में भाग लेने से बचता है, क्योंकि उसके अंदर असफलता का डर पहले से व्याप्त है। यदि उसके अंदर सफलता की आशा होती, तो अवश्य ही प्रतियोगिता में भाग लेता और ये सारी चीज़ें नहीं होती। असफलता का डर पहले से अंदर उसके व्याप्त था, तो उसके अंदर क्या प्रवृत्ति बनी कि अपने सहपाठियों के सामने, अपने दोस्तों के सामने उसकी मज़ाक बनेगी, उसको शर्मिंदा शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग लेने से बच सकता है, ठीक है? अब देखिए, अब क्या है, इनका गणितीय निरूपण देखते हैं। प्रेरणा का गणितीय निरूपण क्या इन्होंने करा हुआ है। एटकिंसन ने सफलता की आशा और असफलता के डर के बीच परस्पर क्रिया को समझाने के लिए 3 प्रमुख सूत्र प्रस्तुत किए थे, ठीक है? चलो देखते हैं क्या है वो सफलता की आशा। सफलता की आशा टीएस बराबर एम एस पी गुणा पी एस गुणा आई एस। अब देखते हैं ये पी एस, एम एस और आई एस क्या है, ठीक है? एम एस प्रेरक शक्ति है, एम एस का मतलब है प्रेरक शक्ति से, ठीक है? एक अपेक्षाकृत स्थिर व्यक्तित्व विशेषता जो उपलब्धि के लिए व्यक्ति की अंतर्निहित प्रेरणा को दर्शाती है, ठीक है? एक अपेक्षाकृत स्थिर व्यक्तित्व विशेषता है जो उपलब्धि के लिए व्यक्ति की अंतर्निहित प्रेरणा को दर्शाती है। अर्थात एमएस क्या है? एक अपेक्षाकृत स्थिर व्यक्तित्व विशेषता, ठीक है? स्थिर व्यक्तित्व विशेषता है जो क्या करती है? उपलब्धि के लिए व्यक्ति की अंतर्निहित प्रेरणा को दर्शाती है। अंतर्निहित अर्थात जो व्यक्ति के अंदर निहित प्रेरणाएँ हैं, मोटिवेशन है, आंतरिक प्रेरणा है, उस आंतरिक प्रेरणा को कौन दर्शाता है? एमएस दर्शाता है, प्रेरक शक्ति दर्शाती है, ठीक है? दूसरा देखो पीएस, सफलता की भावना, ठीक है? पीएस का क्या मतलब है? सफलता की भावना। व्यक्ति के सफल होने की संभावना को व्यक्तिपरक अनुमान, अर्थात व्यक्ति के सफल होने की संभावना जो है उसका व्यक्तिपरक अनुमान क्या कहलाता है? पीएस कहलाता है, जिसे हम सफलता की संभावना कहते हैं, ठीक है? सफलता का प्रोत्साहन, ठीक है? सफलता से जुड़ा अनुमानित मूल्य या पुरस्कार, जिसे हम आईएस कहते हैं, ठीक है? जो भी सफलता से जुड़ा हुआ अनुमानित मूल्य है या पुरस्कार है, अर्थात वैल्यू है या फिर अवार्ड है, जो सफलता से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? आईएस कहते हैं। आईएस कहा जाता है सफलता या प्रोत्साहन मूल्य को, ठीक है? अब देखो यह सूत्र बताता है कि व्यक्ति तब सबसे अधिक प्रेरित होते हैं जब सफलता की संभावना मध्यम होती है और प्रोत्साहन मूल्य उच्च होता है। ये जो सूत्र है कौन सा? टीएस बराबर एमएस गुणा पीएस गुणा आईएस, जो सूत्र है वो ये बताता है हमें कि व्यक्ति तब सबसे अधिक प्रेरित होता है जब उसके अंदर सफलता की भावना, अर्थात जो क्या है, पीएस सबसे अधिक है। पीएस मध्यम होती है, सबसे अधिक नहीं, मध्यम होती है। और प्रोत्साहन मूल्य जो है, अर्थात अवार्ड को जो मूल्य देता है, प्रोत्साहन मूल्य जो उसका होता है, वो सबसे उच्च होता है, जिसे हम आईएस कहते हैं। वो सबसे ऊँचा होता है, तब जाकर के व्यक्ति क्या होगा? सबसे अधिक प्रेरित होगा। ये जो सूत्र दिया इन्होंने, पहला ही सूत्र हमारा, उस सूत्र ने हमें बताया कि व्यक्ति तब सबसे अधिक प्रेरित होगा जब उसका पीएस मध्यम होगा और आईएस क्या होगा? उच्च होगा। पीएस अर्थात क्या है? सफलता की संभावना। और जब क्या होगा? सफलता का प्रोत्साहन मूल्य जो है उच्च होगा, तब जाकर के व्यक्ति सबसे अधिक क्या होता है? प्रेरित होता है, ठीक है? सफलता
इस प्रकार से इन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं, ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो। जब इन्होंने क्या कहा कि जब इनकी क्या होगी, सफलता की संभावना मध्यम होगी और जो मूल्य होगा उनके प्रोत्साहन मूल्य ऊंचा होगा, तब इनकी प्रेरणा शक्ति क्या होगी, बढ़ी हुई होगी। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ी हुई प्रेरणा शक्ति आप देख सकते हैं। मध्यम इनकी क्या है, एकदम जो कोण बना हुआ है उसके मध्य से मध्यम है, इनकी दर्शा रखी है ग्राफ बना करके कि मध्यम इनकी सफलता की संभावना है, और ऊंची क्या है इनकी, जो प्रोत्साहन मूल्य है वो ऊंचा है, तब व्यक्ति सबसे अधिक संभावित होता है। ठीक है, अब आगे देखो, असफलता का डर, TAF, MAF, गुणा PF और IF। ठीक है, PF और IF। अब देखते हैं ये क्या है। MAF परिहार के लिए प्रेरक शक्ति है। परिहार के लिए प्रेरक शक्ति है एक व्यक्तित्व विशेषता जो किसी व्यक्ति की असफलता से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। एक क्या है, व्यक्तित्व विशेषता है, अर्थात बिहेवियर विशेषता है, बिहेवियर की विशेषता है जो क्या करती है, व्यक्ति की असफलता से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। असफलता को नहीं दर्शाती है, असफलता से बचने की जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, जो इमोशन है, उसको दर्शाने का काम कौन करती है, परिहार के लिए प्रेरक शक्ति, जिसे हम MAF कहते हैं। ठीक है, PF क्या है, विफलता की संभावना। PF का मतलब है विफलता की संभावना, किसी दिए गए कार्य में विफलता को अनुमानित संभावना। किसी कोई तो दिया गया कार्य है, मानो कोई विद्यार्थी है, उसको कोई कार्य दिया गया है, उसमें विफलता की जो अनुमानित संभावना होगी उसको क्या कहते हैं, PF कहते हैं, या विफलता की संभावना कहते हैं। और क्या है, IF, यहाँ पे यदि लिखा हुआ है गलती से, ठीक है। IF है विफलता का प्रोत्साहन मूल्य। IF का मतलब है विफलता का प्रोत्साहन मूल्य। विफलता से जुड़े भावनात्मक परिणाम जैसे शर्मिंदगी या फिर अस्वीकृति। विफलता से जुड़े हुए जितने भी भावनात्मक परिणाम है उसमें शर्म आ जाता है या अस्वीकृति आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विफलता का प्रोत्साहन, IF कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, यह सूत्र दर्शाता है कि असफलता का डर सबसे अधिक तब प्रकट होता है जब व्यक्ति असफलता की उच्च संभावना को समझता है और उस असफलता के साथ महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों को जोड़ता है, तब व्यक्ति सबसे अधिक का डर सबसे अधिक तब प्रकट होता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, कब, जब असफलता की उच्च संभावना को समझता है व्यक्ति और असफलता के साथ क्या करता है, महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों को जोड़ देता है, तब उसकी सबसे अधिक असफलता के डर की जो सबसे अधिक संभावना होती है, सबसे अधिक वो असफलता का डर होता है, तब सबसे अधिक प्रकट होता है। मानो एक विद्यार्थी है, वो क्या करता है, असफलता की उच्च संभावना को समझता है। ठीक है, असफलता की जो उच्च संभावना है कि मैं असफल रहूंगा, उसको वो समझता है और उसके साथ क्या कर देता है, अपने महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों को जोड़ देता है, अर्थात निगेटिव जो उसके रिजल्ट हैं उनको जोड़ देता है। तो तब क्या होती है, उसकी असफलता का डर तब सबसे अधिक प्रकट होता है। उदाहरण के लिए एक छात्र जो सार्वजनिक बोलने में संघर्ष करता है, ठीक है, क्या बोलने में, सार्वजनिक बोलने में संघर्ष करता है, ये क्या है, PF है। ठीक है, PF अर्थात विफलता की संभावना है, उस पहले से ही विफलता है, उसे पता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा या संघर्ष बार बार कर रहा है, तो उसके अंदर अनुमानित संभावना है कि सार्वजनिक बोलने में गलती हो सकती है। और सहपाठियों से उपहास का डर रखता है, उपहास का जो डर होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, IF कहा जाएगा। IF, उपहास की, जो उपहास का डर है, अर्थात मजाक का शर्मिंदगी होने का जो डर है या अस्वीकृति का जो डर है, उसे IF कहा जाता है। मौखिक प्रवृत्तियों में भाग लेने से बच सकता है। ऐसा छात्र जो कठिन शब्दों को बोलने में संघर्ष करता है, वो तो हमारा PF है, अर्थात विफलता की संभावना है, पहले से ही विद्यार्थी के अंदर विद्यमान है कि मैं तो विफल रहूंगा, उसको संभावना है पहले से। और सहपाठियों के उपहास से डरता है, अर्थात जो मजाक सहपाठी बनाएंगे, जो उसके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उसके जो उसका मजाक बनाएंगे, ये है IF, विफलता का प्रोत्साहन मूल्य। उस विफलता का जो मूल्य है, प्रोत्साहन है, उसको वैल्यू देता है। ठीक है, और मौखिक प्रतिभागी प्रस्तुतियों में भाग लेने से बच सकता है। इस प्रकार वो क्या करता है, मौखिक जितनी भी हमारी प्रस्तुतियां होंगी, जितने भी हमारे मौखिक ऐसे कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में भाग लेने से बच सकता है ऐसा छात्र जो सोचता है, जो कठिन शब्दों को बोलने में संघर्ष करता है और अपने सहपाठियों से उपहास होने के डर से बचता है, वो मौखिक प्रस्तुतियों में क्या कर सकता है, भाग लेने से बच सकता है। ठीक है, चलो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, असफलता का डर जिसमें बहुत ज्यादा है, विफलता की संभावना म, मध्यम से ऊपर है, वो क्या करेगा, असफलता से बचने के मकसद ढूंढता है, लक्ष्य ढूंढता है, और जिनकी अभिप्रेरणा ऊंची है, अर्थात आंतरिक अभिप्रेरित हैं, वो क्या करेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य निर्धारित करते रहते हैं। वही चीज इन्होंने बताई हुई है।
ठीक है? जब उच्च संभावना होती है उच्च संभावना को समझता है, किसकी उच्च संभावना को? ये उच्च संभावना है मानो विफलता की उसकी उच्च संभावना है और इस विफलता की उच्च संभावना को समझता है और क्या करता है अपने नकारात्मक पहलुओं को उससे जोड़ देता है, ठीक है? नकारात्मक पहलुओं को जोड़ देता है तो तब सबसे ज़्यादा उसकी असफलता का डर प्रकट होने लग जाता है। अब देखते हैं कुल प्रेरणा एमटीओटी क्या है? एमटीओटी बराबर टीएस और टीएफ क्या है? इसके बारे में देखते हैं। किसी कार्य में संलग्न होने की कुल प्रेरणा प्रेरक शक्ति वो क्या कहलाती है? टीएस कहलाती है। किसी कार्य में संलग्न होने की जो कुल प्रेरणा शक्ति है, उसे क्या प्रेरक शक्ति है? प्रेरक शक्ति है उसे टीएस कहते हैं। टीएस में निरोधक शक्ति को क्या कहा है? टीएएफ को घटाकर निर्धारित की जाती है। जो हमारी कुल प्रेरणा शक्ति है उसको कैसे निर्धारित करते हैं? टीएस में अर्थात प्रेरक शक्ति में और निरोधक शक्ति में। निरोधक अर्थात निरोध करना बाध्य करने वाली जो टीएएफ शक्ति है उसको घटाकर निर्धारित करते हैं। टीएस में क्या करेंगे? टीएएफ को घटाकर निर्धारित की जाती है। क्या निर्धारित की जाती है? कुल प्रेरणा शक्ति किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की कुल प्रेरणा शक्ति जब निकाली जाती है तो वो कैसे निकाली जाती है? प्रेरक शक्ति से निरोधक शक्ति को घटा करके अर्थात जो प्रेरक शक्तियां उसकी हैं उससे निरोधक शक्ति को घटा देंगे और जो आएगा फिर घटा करके वो हमारा क्या हो जाएगा? एमटीओटी हो जाएगा अर्थात कुल प्रेरक शक्तियों में आ जाएगा। ठीक है? यदि एमटीओटी धनात्मक है तो शक्ति में व्यक्ति में कार्य में संलग्न होने की संभावना अधिक होती है अर्थात जो कुल प्रेरणा शक्ति है वो धनात्मक है। धनात्मक अर्थात बढ़ी हुई है। इस प्रकार से आप समझो यदि वृद्धि है उसकी कुल प्रेरणा शक्ति में वृद्धि हुई है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? में संलग्न कार्य में संलग्न होने की संभावना क्या हो जाएगी उसकी? अधिक हो जाएगी। मानो ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो कुल प्रेरणा शक्ति है वो धनात्मक है। धनात्मक है अर्थात उसमें वृद्धि हुई है तो वो कार्य करने में कार्य करने में संलग्न की जो संभावना है संलग्न होने की वो संभावना बढ़ सकती है। और यदि ऋणात्मक है अर्थात घटी हुई है, कम है तो व्यक्ति कार्य करने से बचने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति तब कार्यों से बचने की संभावना व्यक्ति के अंदर अधिक हो जाती है। अगर एमटीओटी कुल प्रेरणा शक्ति धनात्मक है, तो कार्य करने की संभावना भी कार्य में संलग्न होने की संभावना भी अधिक होगी। यदि ऋणात्मक है, कम है एमटीओटी अर्थात कुल प्रेरक शक्ति कम है, ऋणात्मक है, तो व्यक्ति कार्य करने से बचेगा। उसके अंदर संभावना कार्य करने से बचने की संभावना अधिक हो जाती है व्यक्तियों की जब ऋणात्मक होती है कुल प्रेरणा शक्ति। ये कब दिया था? एटकिंसन और फेदर द्वारा 1966 में ये सूत्र दिया जाता है। ठीक है? क्या बताया कुल प्रेरणा शक्ति में? जब एमटीओटी अधिक धनात्मक होती है तो कार्य में संलग्न होने की संभावना अधिक होती है। यदि एमटीओटी ऋणात्मक होती है, कुल प्रेरणा शक्ति ऋणात्मक होती है, तो कार्य करने से बचने की जो संभावना है वो भी अधिक होती है। अर्थात जो पॉजिटिव मोटिवेशन होगा तो कार्य करने में संलग्न होने की जो संभावना है वो अधिक होगी। अगर निगेटिव होगी तब क्या होगा? कार्य करने से बचने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है? अब आगे देखो, आगे क्या है? यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य और असफलता के मकसद। एमटीओटी धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। धनात्मक है तो कार्य करने में संलग्न रहेंगे और ऋणात्मक है तो कार्य करने से बचेंगे। ठीक है? इस प्रकार से इन्होंने मैथ के डायग्राम बना करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करी हुई है। अब आगे देखते हैं कुछ और उन्होंने बताया आशा उन्मुख बनाम भय उन्मुख व्यक्ति अर्थात आशा उन्मुख व्यक्ति क्या होता है और भय उन्मुख व्यक्ति क्या होता है। एटकिंसन का सिद्धांत दो विरोधी प्रेरक शक्तियों की भूमिका पर जोर देता है। सफलता की आशा और असफलता का भय, असफलता का डर। इन चीज को हम देख करके आ गए हैं। इन दोनों पर ही बात करता है एटकिंसन का सिद्धांत। बताता है कि इन दो सिद्धांतों से ही व्यक्ति प्रेरित होता है। ये शक्तियां न केवल यह निर्धारित करती हैं कि कोई व्यक्ति किस कार्य में संलग्न होगा बल्कि चुनौतियों के प्रति उसके दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को भी निर्धारित करती हैं। ये जो शक्तियां हैं असफलता का डर और सफलता की आशा, ये एक शक्तियां केवल यही निर्धारित नहीं करती हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न होगा, किसी कार्य में संलग्न होगा या नहीं, बल्कि चुनौतियों के प्रति उसके दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को भी निर्धारित करती हैं। अर्थात क्या करेंगी? उसकी जो चुनौतियों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है चुनौतियों को देखने का और जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, जो भी वो क्रिया करता है चुनौतियों से निपटने के लिए, उनका भी निर्धारित कौन करती है? सफलता की आशा और असफलता का डर। ठीक है? इन शक्तियों के आधार पर लोगों को आमतौर पर आशा उन्मुख व्यक्ति और भय उन्मुख व्यक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पैटर्न प्रदर्शित करता है। ठीक है? इन शक्तियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आशा उन्मुख व्यक्ति
और दूसरे भय उन्मुख व्यक्ति। ठीक है, इनमें वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक पैटर्न को प्रदर्शित करता है, जिसमें से हर एक क्या करेगा, अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता रहता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर देख करके आ गए हैं कि सफलता की आशा और असफलता का डर, ये दो शक्तियां देख करके आ गए हैं। इन्हीं के आधार पर हम आशा उन्मुख व्यक्ति, जिनके अंदर सफलता की आशा होगी, वो सफलता की आशा वाले आशा उन्मुख व्यक्ति, जिनके अंदर असफलता का डर है, वो भय उन्मुख व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आशा उन्मुख व्यक्ति और भय उन्मुख व्यक्ति क्या होते हैं। आशा उन्मुख व्यक्ति मुख्यतः सफलता की आशा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, आशा उन्मुख जो व्यक्ति हैं वो सफलता की आशा से प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा उनकी क्षमताओं में उनके आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े पुरस्कारों और संतुष्टि पर उनके ध्यान से उत्पन्न होती है। ये जो प्रेरणा है, यह प्रेरणा क्या है, उनकी क्षमताओं, ठीक है, उनकी क्षमताओं में उनके आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े जो पुरस्कार और संतुष्टि हैं, अवार्ड और सैटिस्फैक्शंस हैं उनके लक्ष्यों में, अर्थात जो भी उन्होंने एम्स बनाए, उनसे जुड़े हुए जो भी पुरस्कार हैं, संतुष्टि हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके उत्पन्न होते हैं। उनके ध्यान से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? यह प्रेरणा, ठीक है, ये जो प्रेरणा है उनकी क्षमताओं और उनके आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े जो उनके पुरस्कार और संतुष्टि हैं, उनके ध्यान से उत्पन्न होती है। इन व्यक्तियों को अपने सफलता की क्षमताओं पर दृढ़ आंतरिक विश्वास होता है और वे बाधाओं या असफलताओं से आसानी से विचलित नहीं होते हैं। जो आशा उन्मुख व्यक्ति होते हैं, जिन्हें आशा होती है कि हम सफल हो जाएंगे, तो उन व्यक्तियों को क्या है, अपनी सफलता की क्षमता पर दृढ़ आंतरिक विश्वास होता है, अर्थात पॉजिटिव उनका विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि हम पास हो जाएंगे, इस प्रकार का दृढ़ आंतरिक विश्वास होता है। और वे बाधाओं से या फिर असफलताओं से आसानी से विचलित नहीं होते हैं, आसानी से परेशान नहीं होते हैं। जो असफलता का डर जिनके अंदर होगा, वो आसानी से विचलित हो जाएँगे चुनौतीपूर्ण कार्यों से या अपनी असफलता से, लेकिन ये अपनी असफलताओं से आसानी से विचलित नहीं होते हैं, ठीक है? जो आशा उन्मुख व्यक्ति हैं, वो चुनौतीपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्यों को स्वीकार करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण रहता है कि आशा रहती है उनके अंदर किसी भी कार्य को लेकर के, आंतरिक प्रेरित रहते हैं, अंदर से अभिप्रेरित रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, अंदर से दृढ़ता और लचीलापन इनके अंदर होता है, मजबूती भी होती है और लचीलापन भी साथ-साथ होता है। सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ करते रहते हैं, पॉजिटिव इमोशनल प्रतिक्रियाएँ करते रहते हैं हमेशा, ठीक है? अब भय उन्मुख व्यक्ति देखते हैं, इसके विपरीत क्या होता है? भय उन्मुख व्यक्ति असफलता के भय से प्रेरित होते हैं, आशा उन्मुख सफलता की आशा से प्रेरित होते हैं, ये असफलता के भय से प्रेरित होते हैं। उनकी प्रेरणा सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि असफलता के साथ आने वाली शर्मिंदगी या आलोचना से बचना होता है। उनकी प्रेरणा क्या है? सफलता प्राप्त करना नहीं है। आशा उन्मुख व्यक्तियों की प्रेरणा सफलता प्राप्त करना होता है, लेकिन जो भय उन्मुख व्यक्ति हैं, उनकी जो सफलता की जो प्रेरणा है, वो कैसी है? सफलता प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि असफलता के साथ आने वाली जो शर्मिंदगी या आलोचनाएँ हैं, उनसे बचना होता है। अर्थात जिनको अंदर भय होता है, जो भय उन्मुख होते हैं, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे बच्चे जो भय करते हैं, अंदर से डरते हैं, उनसे कुछ भी पूछो तो वो बोल नहीं पाते हैं हमारे सामने, केवल और केवल असफलता, उनके अंदर असफलता का भय है, ठीक है? भय है, तो भय होने के कारण उन्हें लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा, तो मेरी आलोचनाएँ होंगी, मेरी शर्मिंदगी होगी, मेरा मज़ाक उड़ाया जाएगा, इसी कारण वो प्रेरित होता है। यह परिहार प्रधान मानसिकता उनके निर्णय लेने और प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये जो प्रहार प्रधान मानसिकता है, अर्थात उनकी ये जो मेंटालिटी है कि मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा मज़ाक बनेगा, इस प्रकार की जो मानसिकता है, वो उनके निर्णय लेने और प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अर्थात उनके निर्णय को, जो निर्णय लेते हैं उसको, और जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसा विद्यार्थी जो डरता रहता है अपने किसी भी उसको लेकर के, निर्णय को लेकर के और अपने प्रदर्शन को लेकर के, तो महत्वपूर्ण रूप से इन्हें क्या करता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा, ठीक है? ये क्या करते हैं, जो आशा उन्मुख व्यक्ति हैं, उनकी वि ना जो भय उन्मुख व्यक्ति हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं? चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचना, अर्थात जो भी चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे, उनसे बचना चाहते हैं। चिंता एवं तनाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। बाह्य प्रेरणा इन्हें होती है, कोई बाहर से प्रेरित करेगा, जब बाहर से इन पे प्रेशर पड़ेगा, तब ये कार्य करेंगे। कम आत्म प्रभावकारिता होती है, ठीक है? कम आत्म प्रभावकारिता, अर्थात स्वयं से कम काम करना चाहते हैं, या स्वयं का प्रभाव दूसरों पर इनका बहुत कम रहता है, क्योंकि डर
डर है, दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ठीक है? नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, नेगेटिव इमोशनल इनके अंदर होते हैं कि अगर मैं किसी के सामने असफल रहा तो मेरा मज़ाक बनाया जाएगा, हँसी उड़ाई जाएगी, मेरी आलोचनाएँ की जाएगी। इस प्रकार से नकारात्मक भावनाएँ इनके अंदर हमेशा से विद्यमान रहती हैं, ठीक है? तो ये था हमारा एटकिंसन का सिद्धांत जो 2 विरोधी बातों पर विचार करता है, ठीक है? कौन-सी विरोधी बातें हैं? एक है सफलता की आशा, दूसरा है असफलता का डर। उसको समझाने के लिए इन्होंने गणितीय सूत्रों का क्या करा है? प्रयोग किया हुआ है। गणितीय जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनका या फिर जो भी डायग्राम वगैरह हैं उनका इन्होंने प्रयोग किया हुआ है जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे ये है एक एक यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया और दूसरा इन्होंने यहाँ पे प्रयोग करा हुआ है। अलग-अलग सूत्रों का प्रयोग किया हुआ है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें, ठीक है? इसमें भी इन्होंने वही दिखाने की कोशिश करी है कि जब टीएस अधिक होगा, जब एमटीओटी ज़्यादा होती है, तब हम क्या करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अर्थात धनात्मक जब प्रेरणा होती है, तब हम आंतरिक मोटिवेट होते हैं और ऋणात्मक होती है, तो बाह्य मोटिवेट होते हैं, कार्यों से बचते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताने की कोशिश करी है अपने सिद्धांत में कि एक किसी भी संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी है या किसी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो अपने कार्यों से कैसे बचता है और कैसे उसको 2 विरोधी बातों से प्रेरित होता रहता है। अगर सफलता की आशा है उसके अंदर, तो वो कार्य को करेगा, कार्यों को स्वीकार करेगा, चुनौतियों को स्वीकार करेगा और असफलता का डर है, तो वो कार्यों से अपना बचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा रखते हैं यहीं पे और आज से हमारा अभिप्रेरणा का जो प्रकरण है, वो यहीं पे होता है समाप्त। अभी अन्य और यहाँ पर सिद्धांत बचे हुए हैं अभिप्रेरणा के, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर और कुछ प्रश्नोत्तरी जो हमारी बाल मनोविकास से संबंधित है, उस पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ-साथ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। एक बार और आप लोगों का